नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम 17 मार्च 2024 को स्पेशल ड्राइव में 70% कोटा के तहत में नायर द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम्स लिए गए थे। वैसे तो इसके क्वेश्चन आंसर उपलब्ध हैं, फिर भी अगर आप मेरे साथ इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस रिवीजन क्लास में। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि द बैक साइड रीडिंग ऑफ ए स्टाफ हेल्ड ऑन एट ए पॉइंट ए ऑन द फ्लोर ऑफ ए टनल that is 5.675 or four side reading on the inverted staff held at the roof of a tunnel at a point just above the point A is 2.215. So here the height of the tunnel at the point क्या होगा। यहाँ आप राइट साइड में इसके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि द बैक साइड रीडिंग स्टाफ हेल्ड अपराइट ऑन द फ्लोर दैट इज 5.675। इसका मतलब क्या निकलता है कि वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ द साइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डाउन टू द फ्लोर ऑफ द टनल। वही जो फोर साइड रीडिंग दिया हुआ है जो कि इन्वर्टेड स्टाफ है, जिसका की वैल्यू है 2.215। यहाँ पर चूंकि स्टाफ इन्वर्टेड है तो ये रीडिंग हमको बताता है कि वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ साइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अप टू द रूफ ऑफ द टनल। सो टू फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द टनल एट द पॉइंट ए, हमें क्या करना है, सिंपली इन दोनों वर्टिकल डिस्टेंस को ऐड कर देना है। तो जब आप यहाँ पर 5.615 और 2.215 को ऐड करेंगे तो यह निकल करके हमारे पास आ जाएगा 7.890। सो इसका जवाब होगा 7.890, यानी कि ऑप्शन 4। हमारे पास अगला सवाल है कि इंक्रीज इन द वाटर कंटेंट इन द कंक्रीट। कंक्रीट में जब वाटर कंटेंट को बढ़ाया जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उसका क्या मीनिंग निकलता है, या उससे क्या, उसके वैल्यूज पर क्या फर्क पड़ता होगा। तो इसका जवाब निकल करके आएगा आपके पास कि इसकी वैल्यू जो होगी, ये वैल्यू आपके पास जो निकल करके आएगी यहाँ पर, इसके स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है। जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ है इसे रिड्यूस हो जाता है। सो यहाँ पर इसका जवाब निकल करके आएगा रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। हम तीसरे सवाल की ओर चल रहे हैं। तीसरा सवाल हमारा पूछा गया है, द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल विच रिप्रेजेंट्स द बाउंड्री बिटवीन द प्लास्टिक स्टेट एंड द लिक्विड स्टेट इज नोन एज। सॉइल के अंदर में जो वाटर कंटेंट होता है वहां पर उस कौन सा नीचे में जो टर्म दिया हुआ है वो कौन सा है जो कि उस बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है जो प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड स्टेट के बीच में आती है। यहाँ पर है प्लास्टिक लिमिट है, श्रिंकेज लिमिट है, लिक्विड लिमिट है और अल्टीमेट लिमिट है। तो इसका जवाब होता है लिक्विड लिमिट। इस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन सर्वेइंग बाय टेप और चेन द करेक्शन फॉर सैग इज। टेप या चैन सर्वेक्षण में सैग जो करेक्शन करने के लिए हम सैग सैग के लिए जो करेक्शन करने का इस्तेमाल करते हैं वो कितना आता है, और वो हमेशा जो रहता है इन दिए गए ऑप्शन से है कि वो हमेशा सब्ट्रैक्टिव होता है, यानी कि हमेशा घटाया जाता है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन 2। अगला सवाल हमारे पास है कि द हैवीएस्ट आई सेक्शन ऑफ द फॉर द सेम डेप्थ। समान गहराई के लिए सबसे भारी आई सेक्शन जो होता है वो इनमें से कौन सा होता है। तो इसका जवाब निकल करके आएगा आई एस एच बी। इसका जवाब होगा ISHB, यानी कि ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट विशाल कंक्रीट संरचना जैसे कि पुल के एक बड़े अबाटमेंट में उपयोग के लिए उपयुक्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सुटेबल फॉर यूज इन मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर सच एज ए लार्ज अबाटमेंट और ब्रिजेस। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या सल्फेट रेस्टिंग सीमेंट। तो इसका जवाब आएगा लो हीट सीमेंट।
क्वेश्चन नंबर 7, बैकफिल ऑफ कोहिजन लेस सॉइल बिहाइंड रिटेनिंग वॉल्स आर। रिटेनिंग वॉल के पीछे कोहेजन जो मिट्टी की बैकफिल होती है, वो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो बैकफिल होता है कोहिजन लेस सॉइल जो कि रिटेनिंग वॉल के पीछे होती है, वो हमेशा ही अच्छी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके कारण से गुड बिकॉज ऑफ लेस लैटरल प्रेशर, क्योंकि लैटरल प्रेशर वहां पर कम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8, द एंगल दैट शियर स्ट्रेंथ प्लॉट एज पर कोलोम्ब थ्योरी मेक्स विद हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड। कोलंब के सिद्धांत के अनुसार खींची गई शियर स्ट्रेंथ लाइन क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम अकर्स। एक सिंपली सपोर्टेड बीम में सबसे अधिक बेंडिंग मोमेंट कहाँ आता है? तो सबसे अधिक बेंडिंग मोमेंट वहां पर होता है जहां पर कि शियर फोर्स का साइन चेंज हो जाता है, यानी कि शियर फोर्स चेंज द साइन, शियर फोर्स का निशान बदल जाता है। तो इसका अर्थ हो गया ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में किसके रेशियो के रूप में उसे दिखाया जाता है? तो यह दिखाया जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहां पर इसका जवाब होगा ऑप्शन 2, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। प्रश्न संख्या 11, विच इज ए पार्ट ऑफ द टर्म ऑफ रेफरेंस प्रोवाइडेड टू प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर। यहां पूछा जा रहा है कि जो परियोजना अन्वेषक को प्रदान की गई संदर्भ की शर्तों का हिस्सा है। तो रूलिंग ग्रेडियंट इन द सेक्शन एंड द यार्ड, ये भी हिस्सा है। मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्वेचर, यह भी है। लोडिंग स्टैंडर्ड फॉर ब्रिज एंड फॉर्मेशन, यह भी है। तो यहां पर सभी ऑप्शन सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 12 है, द शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व फॉर अ रेलवे लाइन अलाइनमेंट एज पर द IRPWM इज जनरली। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि IRPWM में जो ट्रांजिशन कर्व होता है उसका शेप कैसा होता है। तो जैसा कि सभी आपको पता है, इसका जवाब होता है क्यूबिक पैराबोला। प्रश्न संख्या 13, व्हेन सेवरल कंटूर कोइंसाइड इन ए मैप इट इंडिकेट्स। ये भी बहुत फेमस सवाल है, अगर कंटूर के बारे में आप जानते हैं तो, कि जब नक्शे में कई कंटूर लाइनें एक साथ मिलने लगती है तो वह वो जो डिफाइन करती है वर्टिकल क्लिफ को डिफाइन करती है। तो इसका जवाब हो जाएगा वर्टिकल क्लिफ। प्रश्न संख्या 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन। इनमें से कौन सा है जो कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन के फॉर्मूले में इस्तेमाल में इसका इस्तेमाल नहीं आता है? तो एल इक्वल्स टू 0.00 CA इंटू VM, ये भी आता है। 0.008 CD इंटू VM, यह भी आता है। और एल इक्वल्स टू 0.72 इंटू CA, यह भी आता है। तो जो ऑप्शन 4 है, यह फॉर्मूला का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं होता है। प्रश्न संख्या 15, ऑन ए फैन शेप्ड लेआउट सेम स्लीपर कैन बी यूज्ड फॉर ए राइट हैंड टर्न आउट एंड लेफ्ट हैंड टर्न आउट। फॉर दिस पर्पस, इसके लिए हमें क्या करना होता है जब इस प्रकार के लेफ्ट हैंड टर्न आउट और राइट हैंड टर्न आउट में दोनों टाइप में फैन शेप टर्न आउट को हम यूज कर लेते हैं? तो स्लीपर में एक जगह पर जो राइट एंड होता है, जो कि नीले निशान उसमें किए हुए रहते हैं और RE लिखा हुआ रहता है,
तो वहां पर हमें क्या करना है कि जो आरी इंड है, राइट इंड है स्लीपर का, वो हमेशा राइट डायरेक्शन में ही होना चाहिए, यानी कि राइट इंड ऑफ द स्लीपर शुड रिमेन ऑन द राइट साइड। प्रश्न संख्या 16, स्ट्रेचर्स वार आर प्रोवाइडेड। स्ट्रेचर वार प्रोवाइड करने का उद्देश्य क्या होता है? तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग में स्ट्रेचर वार का उद्देश्य होता है कि जो टंग रेल है, दोनों जो टंग रेल्स हैं, उनके बीच में एक एग्जैक्ट डिस्टेंस मेंटेन रहे, यानी कि टू मेंटेन द टू टंग रेल एट ए एग्जैक्ट डिस्टेंस। प्रश्न संख्या 17, एज पर IRPWM वीक फॉर्मेशन शैल बी आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। इन्हें बेसिकली जो कंडीशन दिए उनके बारे में है, स्ट्रेचेज हैविंग स्पीड रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू वीक फॉर्मेशन, यानी कि वे हिस्से जहां पर वीक फॉर्मेशन का गति प्रतिबंध लगे हुए हैं तो वो कमजोर फॉर्मेशन में आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। स्ट्रेचेज वेयर मोर देन नॉर्मल अटेंशन इज रिक्वायर्ड, ट्रैक अटेंशन इज रिक्वायर्ड, यह भी सही है। स्ट्रेचेज वेयर ballast penetration profile is W shape and a maximum depth of penetration is more than 30 cm, तो यह भी सही है। यानी कि यहाँ पर इससे संबंधित तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 18 की ओर चले। इफ ट्रांजिशन कर्व लेंथ इज इंक्रीज द सर्कुलर लेंथ वुड शिफ्ट। यदि ट्रांजिशन लेंथ की लंबाई बढ़ जाती है तो जो सर्कुलर कर्व है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो जैसे ही ट्रांजिशन लेंथ बढ़ेगा तो सर्कुलर कर्व अंदर की ओर शिफ्ट होगा, और सर्कुलर ट्रांजिशन लेंथ घटेगा तो सर्कुलर बाहर की ओर शिफ्ट होगा। तो इसके हिसाब से इसका जवाब होगा इनवर्ड, अंदर की ओर। प्रश्न संख्या 19, indicate type of painting on both faces of the wave after rail defect is detected as a IMR और IMRW। तो जब भी यूसुफ की टीम IMR या IMRW लगाती है तो वह 3 क्रॉस का निशान रेड पेंट के साथ लगाती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। ट्विस्ट, ट्विस्ट को किस टर्म में मेजर किया जाता है? यानी ट्विस्ट मेजरमेंट करने के लिए जो संदर्भ है वो क्या है? यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं कि रिलेटिव डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द टू रेल टॉप्स मेजर एट द सेम पॉइंट। दूसरा है कि चेंजेज इन क्रॉस लेवल पर यूनिट लेंथ ऑफ द मेजरमेंट। और तीसरा है कि डिफरेंस ऑफ रेल लेवल ऑफ द सेम लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ट्विस्ट का मतलब होता है कि चेंजेज इन क्रॉस लेवल पर यूनिट लेंथ ऑफ द मेजरमेंट, यानी प्रति यूनिट लंबाई में जो उसके क्रॉस लेवल में जो अंतर पाया जाता है उसे ही हम ट्विस्ट कहते हैं। तो इसका जवाब होगा नंबर 2। 21 नंबर क्वेश्चन पर क्या चलते हैं। ओवर साइज बैलास्ट रिटेन ऑन 40 mm स्क्वायर मेज सीव शुड नॉट बी मोर देन। तो 40 mm सीव पर का जो रेंज होता है वो होता है 40 से लेकर के 60 तक का, यानी 40% टू 60% का रिटेंशन होना चाहिए। तो अगर 60% से अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो ओवर साइज बैलास्ट की गिनती में आएगा। सो हियर आंसर विल बी 60%, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 22, 0 डिग्री प्रोब यूज टू डिटेक्ट द फॉलोइंग डिफेक्ट्स इन रेल। 0 डिग्री प्रोब का इस्तेमाल USFD टीम के द्वारा किस प्रकार के डिफेक्ट को पता करने में किया जाता है? तो 0 डिग्री से बोल्ट होल क्रैक भी डिफाइन होता है, हॉरिजेंटल फ्लॉज भी इससे पता चलते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल फ्लोज अगर वो बड़े साइज का है तो भी मालूम चलता है। तो इससे इन सभी को डिटेक्ट करने में हेल्प मिलती है। प्रश्न संख्या 23, डी स्ट्रेसिंग एंड LWR इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड। हम डी स्ट्रेसिंग LWR या CWR का करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या होता है? तो डी स्ट्रेसिंग करने से हमें मूलतया क्या बकलिंग में बचाव मिलता है या फेलियर में बचाव मिलता है? तो यहाँ पर बकलिंग और फेलियर दोनों में ही बचाव हमको मिलता है।
अगर if there is a porosity in the thermit SKV weld, this possible region, अगर थर्मिट एसकेवी वेल्ड में पोरोसिटी का डिफेक्ट अगर हमें देखने को मिलता है, तो इसका कारण एक निम्नलिखित में हो सकता है कि शायद वहां पर जो नमी वाले पोर्शन का इस्तेमाल किया गया है, डैम पोर्शन का वहां पर इस्तेमाल हुआ हो। ड्रॉप एंड कर्टेन वॉल्स क्यों प्रोवाइड किया जाता है ब्रिजेज में? ड्रॉप एंड कर्टेन वॉल्स के देने का उद्देश्य क्या होता है? तो ड्रॉप एंड कर्टेन वॉल्स का उद्देश्य होता है स्कोरिंग को रोकना, यानी कि जो धारा के प्रवाह के कारण जो धारा के कटाव के प्रभाव को कम करने के लिए, जो पानी बहता है उसके कारण जो कटाव होता है उसको कम करने के लिए ड्रॉप वॉल एंड कर्टेन वॉल दिए जाते हैं। इल्कोमीटर का इस्तेमाल किस चीज के मापने में किया जाता है? यह बहुत ही फेमस सवाल है कि इल्कोमीटर का इस्तेमाल हम पेंट की थिकनेस मेजर करने के लिए करते हैं। डायनेमिक ऑगमेंट से आप क्या समझते हैं? तो डायनेमिक ऑगमेंट से मतलब निकलता है कि रेलवे ब्रिजेज पर जो उसका प्रभाव होता है, रेलवे पुलों पर जो इम्पैक्ट का प्रभाव होता है, उसको डायनेमिक ऑगमेंट कहा जाता है, यानी कि इम्पैक्ट इफेक्ट ऑन द रेलवे ब्रिजेज। क्वेश्चन संख्या 28 से सेलेक्ट मोस्ट क्रिटिकल क्रैक इन द आर्क ब्रिजेज। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से मोस्ट क्रिटिकल आपको क्रैक के बारे में बताना है। तो आर्क ब्रिज के केसेस में जो ट्रांसवर्स क्रैक होते हैं, जो आर्क बैरल में डेवलप होते हैं, वो सबसे क्रिटिकल या डेंजरस होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 29 में है, इन केस ऑफ वाटर क्रॉसेज डेंजर लेवल इन द ब्रिजेज। ब्रिजेज में डेंजर लेवल मार्क रहता है, तो डेंजर लेवल को अगर पार कर गया है पानी, तो उस कंडीशन में हमें निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए? क्या स्पीड गति प्रतिबंध लगा देना चाहिए, या ट्रैफिक को सस्पेंड कर देना चाहिए और पानी उतरने का इंतजार करना चाहिए तब तक, या ट्रैफिक को सस्पेंड कर देना चाहिए जब तक कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन आकर के इंस्पेक्ट नहीं कर लेता है साइट को और उसे रनिंग के लिए सेफ नहीं कर देता है, या ब्रिज पर वॉचमैन को पोस्ट करने से हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ पर है कि हमें ट्रैफिक को तब तक सस्पेंड करना चाहिए जब तक कि कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन वहां पर आकर के चेक नहीं कर लेता है कि वह गाड़ी चलाने के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं, तब तक ट्रैफिक को सस्पेंड कर दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 30, एज पर IRWM, कंपनसेशन फॉर कर्व ऑन ग्रेडियंट फॉर बीजी। ये बहुत ही फेमस सवाल है, आप सबको पता होना चाहिए कि कंपनसेशन और कर्व कितना होता है, 0.04% पर डिग्री ऑफ द कर्व होता है। कोरोजन इन स्टील वर्क्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय, जितने भी इस्पात के कार्य हैं वहां पर अगर कोरोजन से बचाना है तो आपको क्या करना चाहिए? तो पेंटिंग करके भी बचाया जाता है, मेटलाइजिंग करके भी बचाया जाता है, इपॉक्सी बेस्ड पेंट करके भी बचाया जाता है। तो सभी सही मेथड है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर होगा। कैच वाटर ड्रेन शुड बी प्रोवाइडेड ऑन द लोकेशन ऑफ कैच वाटर कटिंग में कैच वाटर ड्रेन्स कहाँ पर बनाने चाहिए? तो कैच वाटर ड्रेन्स पहला है कि पहाड़ी क्षेत्र के ऊपरी ढलान पर फॉर्मेशन की तरफ जाने वाले पानी को रोक कर जमा करने हेतु। दूसरा, रेलवे फॉर्मेशन के किनारे बनाया जा सकता है, या ट्रैक के आर पर बनाया जा सकता है, या नन ऑफ दीज बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर है कि कैच वाटर ड्रेन्स अपर स्लोप ऑफ है हिली एरिया टू इंटरसेप्ट एंड कलेक्ट वाटर दैट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 33, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड द बेड ग्रेडियंट ऑफ द साइड वाटर ड्रेन कटिंग एज। कटिंग में साइड वाटर ड्रेन जो बनाते हैं कि आधार या बेड है, तो ढलान को तय करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो क्या होता है? क्या सबसे सस्ता होगा, या स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री के हिसाब से होना चाहिए,
या टू अचीव सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी और टू बी इजिली मेंटेबल। इसमें सबसे बेस्ट वन है टू अचीव सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। ये फायदा होगा कि हम स्लोप इस प्रकार कर दें कि उसमें से बहने वाला पानी उस ड्रेन को अपने आप ही साफ कर सके। इतना उसमें जो पानी आ रहा है उसका वेग इतना कम से कम होना चाहिए। फंक्शन ऑफ बियरिंग, अगर आपने ब्रिज पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में क्लियर होगा कि बियरिंग का फंक्शन क्या है। ट्रांसफर ऑफ लोड फ्रॉम द सुपर स्ट्रक्चर टू द सब स्ट्रक्चर, allow movement of the superstructure due to the temperature variation, या allow movement due to the deflection of the superstructure under the load। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सारे के सारे काम इसके लिए उपयुक्त हैं, ये सभी चीजें इसमें सही है, तो इसलिए इसका जवाब होगा ऑल ऑफ द एबव। प्रश्न संख्या 35, टनल शुड बी इंस्पेक्टेड एनुअली बाई हुम बिफोर मॉनसून। तो मॉनसून के पहले एन के द्वारा अवश्य ही टनल का इंस्पेक्शन कर लिया जाना चाहिए, तो इसका जवाब होगा एडीएन, सहायक मंडल इंजीनियर। प्रश्न संख्या 36 की ओर चले। बल्जिंग ऑफ अबटमेंट मे बी ड्यू टू, अबटमेंट में अगर कोई बल्जिंग आता है तो उसका क्या कारण हो सकता है। एक्सेसिव सरचार्ज विद इंक्रीज्ड एक्सल लोड हो सकता है, चोक्ड वीप होल यह भी कारण होता है, फेलियर ऑफ बैकफिल मटेरियल बिकॉज ऑफ क्लॉगिंग ये भी होता है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों ऑप्शन हमें देखने को सही मिल रहे हैं, सो ऑल ऑफ दिस आर द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37, इन एन ओपन वेव थ्रू गर्डर मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। वेव थ्रू गर्डर में स्लीपर रेस्ट ऑन द क्रॉस गर्डर्स डायरेक्टली, स्लीपर रेस्ट ऑन द स्ट्रिंगर्स डायरेक्टली, स्लीपर रेस्ट ऑन द बॉटम कॉर्ड मेंबर्स डायरेक्टली, या नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो सबसे उपयुक्त जवाब आपके लिए निकल करके आएगा कि स्लीपर्स जो कि स्ट्रिंगल्स पर डायरेक्टली रहते हैं, यानी कि ओपन वेव थ्रू गर्डर में कि स्लीपर्स कहाँ रेस्ट करते हैं, स्ट्रिंगर्स पे डायरेक्टली रेस्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 38, आउट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विच कंट्रीब्यूट्स टू डिटेरियोरेशन ऑफ द आरसीसी। आरसीसी में कौन सा डिटेरियोरेशन का मूल कारण है। अल्कली सिलिका रिएक्शन हो सकता है, सल्फेट अटैक हो सकता है, कोरोजन ऑफ द रेनफोर्सिंग बार यह भी हो सकता है, सो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चले। द मिनिमम कुशन स्पेसिफाइड ओवर द आर्क ब्रिज है, तो आर्क ब्रिजेस के ऊपर में जो मिनिमम कुशन होना चाहिए वो 1 मीटर का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, एडवांटेज ऑफ वेल्डेड गर्डर्स ओवर रिवेटेड गर्डर्स। वेल्डेड गर्डर्स का जो एडवांटेज हमें पता करना है रिवेटेड गर्डर्स के ऊपर, तो सेविंग ऑफ स्टील हो जाती है, लेस मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, और नॉन स्टैंडर्ड रोल सेक्शन का भी आवश्यकता इससे को समाप्त करना होता है, सो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवे वर्क्स मैनुअल व्हाट इज द मिनिमम स्लोप ऑफ फ्लैट रूफ सो दैट रेन वाटर गेट्स ड्रेन ऑफ। इसे तो बिल्कुल ही डायरेक्टली आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 in 100। क्वेश्चन नंबर 42, इंडियन रेलवे वर्क्स मैनुअल के अनुसार से जो अमाउंट ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन्स होता है पब्लिक वाटर जो सप्लाई होती है वो हमें लास्ट में कितना पहुंचना चाहिए। ये भी बहुत ही स्टैटिक सवाल है, याद रहने चाहिए, 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 43, एरोबिक बैक्टीरिया इनमें से कहां पर इनमें से कौन सा ऑप्शन के हिसाब सुटेबल है। तो फ्लोरेसेस द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन, एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, कंज्यूम्स ऑर्गेनिक मैटर एज देयर फूड, और ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर इन द सीवेज। तो आपको नहीं लग रहा है सारे तीनों के सवाल के इसके सही हैं, इसलिए इसका जवाब
ऑल ऑफ द बीच होगा। हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है? रेडियस ऑफ द सीवर, मीन रेडियस ऑफ द सीवर, या डिफरेंस इन द हेड बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ ए सर्कुलर पाइप, या मीन ऑफ रेडियाई इन ए पाइप लाइन ऑफ ए वेरिंग क्रॉस सेक्शन, या क्रॉस सेक्शनल एरिया, या वेटेड पेरोमीटर। तो बहुत ही इसका आसान जवाब है क्रॉस सेक्शन एरियाज या वेटेड पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 45, लैंड बाउंड्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स इज सबमिटेड एनुअली बाय। तो लैंड वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है एसएससी वर्क्स के द्वारा, और कहीं पर एसएससी पीवे के द्वारा भी, तो एज द केस में भी। The right of compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement Act 2013 is applicable to। ये किसके लिए है? तो यह है आपको लैंड एक्विजिशन से संबंधित है, इसलिए इसका जवाब होगा लैंड एक्विजिशन। जो राइट ऑफ फेयर कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड सेटलमेंट एक्ट 2013 है, वो लैंड एक्विजिशन से संबंधित है। रेल रिन्यूअल का क्या क्राइटेरिया है? इंसिडेंस ऑफ रेल फेलियर, वियर ऑन रेल्स, जीएमटी कैरियर, ये तो सभी हैं। 48, 60 kg 90 यूटीएस shall be planned for through renewal after it has been carried the minimum total traffic। 60 kg 90 यूटीएस की जो लाइफ होती है वो होती है 800 जीएमटी ऑन नॉन आरजीएम रूट्स। तो यहाँ पर आरजीएम की चर्चा नहीं की गई है और न ही यहाँ पर 1000 का कोई ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पर जवाब होगा 800 जीएमटी। जनरली स्लीपर इज सर्विसेबल इफ इट कैन। सर्विसेबल कब मानेंगे? तो सर्विसेबल मानेंगे अगर वो गेज को पकड़ रहा है और रेल सीट पर प्रोवाइड कर रहा है, सही ढंग से पकड़ सीट को पकड़ कर रहा है। परमिट रेल फास्टनिंग बी मेंटेन इन द टाइट कंडीशन, ये भी सही है। रिटेन द पैकेजिंग अंडरनीथ, ये भी सही है। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, द वर्क ऑफ ट्रैक रिन्यूअल ऑन डबल लाइन शुड नॉर्मली प्रोसीड। अगर हमें ट्रैक रिन्यूअल करना है डबल लाइन पर, तो डबल लाइन पर ट्रैक रिन्यूअल हमेशा ही अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक करना चाहिए। एक्शन शैल बी टेकन इफ क्रैक्स आर नोटिस्ड इन द रिवेटेड स्टील गर्डर। अगर किसी रिवेटेड स्टील गर्डर्स में दरार देखी जाती है तो हमें कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए? इनमें दिए गए जो ऑप्शन हैं इसमें से अ स्मॉल होल ऑफ 7 मिलीमीटर डायमीटर शुड बी ड्रिल्ड एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द क्रैक। प्रश्न संख्या 52, लॉस ऑफ कैम्बर इन द स्टील गर्डर कैन बी मेनली ड्यू टू। स्टील गर्डर के कैम्बर में जो लॉस ऑफ कैम्बर होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है? उसका मुख्य कारण क्या? ओवर स्ट्रेसिंग ऑफ द मेंबर बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, ये भी है। ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द रिवेट्स ऑफ द ज्वाइंट, दो सही हो गया तो तीसरा भी सही होगा, लूज रिवेट। तो इसका मतलब जवाब है ऑल ऑफ द गिवन आंसर। मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ट्रैक टू द फेस ऑफ द गुड्स प्लेटफॉर्म कोपिंग। कोपिंग की बात हो रही है, कोपिंग की बात हो रही है। तो 1670 से यहाँ पर 1680 तक होती है, तो 1680 यहाँ पर इसका जवाब होगा। प्रश्न संख्या 54, मिनिमम हाइट एवं रेल लेवल फॉर हाई लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म। हमें मुंबई सबअर्बन को छोड़ देना है, तो मिनिमम हाइट एवं रेल लेवल फॉर द हाई लेवल प्लेटफॉर्म, तो इसका होता है रेंज होता है 760 से लेकर 840 तक, तो मिनिमम हो जाएगा 760। प्रश्न संख्या 55, यहाँ पर क्वेश्चन था कि इन पॉइंट एंड क्रॉसिंग मिनिमम क्लियरेंस ऑफ बीइंग रेल एट द नोज ऑफ क्रॉसिंग शैल बी। ठीक है, तो यहाँ पर यह क्लैरिटी नहीं दी गई थी कि किस प्रकार के टर्न आउट्स हैं, तो इसलिए इस सवाल को संभवतः डिलीट कर दिया गया है। क्योंकि जब पॉइंट एंड क्रॉसिंग अगर पीएनसी का पीएनसी पर अगर होगा
तो वहां पर जो मिनिमम क्लियरेंस होगा वो 44 से 48 होगा नॉन पीएससी में, और 41 से 45 होगा। तो इसलिए यहाँ पर इस सवाल को डिलीट किया गया था। मिनिमम डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर ऑफ द स्ट्रेट ट्रैक फॉर द एग्जिस्टिंग वर्क। हाँ, यहाँ पर एग्जिस्टिंग ट्रैक के बारे में बात की गई है, तो एग्जिस्टिंग ट्रैक में 4 to 6 होता है। इफ गेटमैन नोटिसेज दैट अ ट्रेन हैज पार्टेड, ट्रेन के पार्टिंग होने की केसेस में कभी भी ट्रेन को नहीं रोकना चाहिए। और चूंकि जब उसे रोकना ही नहीं है, तो वो कभी भी उसे क्या करेगा, किसी भी हालत में उसको कोई भी स्टॉप हैंड सिग्नल नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर उसे स्टॉप सिग्नल नहीं दिखेगा, बाकी अन्य किसी का तरीके से इशारा करके ड्राइवर और गार्ड को ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेगा। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सीडेंट इंक्वायरी, एक्सीडेंट इंक्वायरी का क्या उद्देश्य होता है? निश्चित तौर पर है कि सबसे पहले तो दुर्घटना का कारण पता चलना चाहिए, जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जो कदम उठाए जा सकते हैं उसका प्रस्ताव तैयार करना चाहिए। तो यहाँ पर ये चारों ऑप्शन सही। 59 क्वेश्चन की ओर चले। द शेड्यूल ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ नाइट पेट्रोलिंग बाई एसएससी पीवे इंचार्ज। एसएससी पीवे के द्वारा नाइट पेट्रोलिंग करने का यहाँ बात की जा रही है, नाइट पेट्रोलिंग की। तो नाइट पेट्रोलिंग महीने में एक बार की जाती है। गैंगमेट ऑन रिसिप्ट ऑफ द वेदर वार्निंग फ्रॉम द स्टेशन मास्टर शुड। तो जब भी गैंगमेट को स्टेशन मास्टर की तरफ से कोई वेदर वार्निंग मिलेगा, तो वह क्या करेगा, इमीडिएटली उसी समय, अगर जो विभिन्न प्रकार के जो कंडीशन होंगे उसके हिसाब से एक्शन लेगा। जैसे कि यहाँ पर पहले में है कि अगर फेयर सीजन है तो 2 रिलायबल ट्रैकमैन को पेट्रोलिंग में लगा सकता है, सही है। और मॉनसून के पीरियड में 2 ट्रैकमैन अपोजिट डायरेक्शन में अलर्ट करने के लिए ये भी लगा सकता है। और अगर हैवी रेन चल रहा है या सीवियर स्टोर्म हो रहा है, तो उस समय में गैंग की पेट्रोलिंग करवा सकता है। तो यहाँ पर ये सभी जवाब सही है। ड्यूरिंग एएलसी मेजरिंग मोड ट्रैक कैन बी मेजर्ड बाय द टैंपिंग मशीनीज। तो ये प्रश्न चूंकि ऑलरेडी डिलीट कर दिया गया है, इसलिए व्यर्थ में इसमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, वाइल टैंपिंग रैंप इन एंड रैंप आउट। तो टैंपिंग करने के समय रैंप इन और रैंप आउट कितना दिया जाता है? तो एक बहुत फेमस सवाल है कि इसमें 1/100 का रैंप इन एंड रैंप आउट दिया जाता है। जनरली वाइल सेलेक्टिंग बेस रेल यानी डेटम रेल ऑन द कैब ट्रैक। तो बेस रेल कर्व ट्रैक का क्या मतलब हो गया? बेस रेल तो हमेशा बेस रेल जो कर्व ट्रैक में लिया जाएगा, वो हमेशा ही लिफ्टिंग करने के लिए यानी कि सुपर एलिवेशन देने के लिए नीचे रेल को लिया जाता है। इन डिजाइन और प्रिसीजन मोड, उसमें से क्या रिमूव हो जाता है? तो अगर हम डिजाइन और प्रिसीजन मोड में अगर करते हैं, तो चाहे शॉर्ट वेव हो, वेव डिफेक्ट्स हो या लॉन्ग वेव डिफेक्ट्स हो, ये सभी दूर हो जाते हैं। वाइल एस्टैब्लिंग ऑफ ट्रैक मशीन एसएससी जीएटीएम इंचार्ज सेल इंश्योर। जब ट्रैक मशीन को स्टेबल किया जाता है, तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉलिंग मार्क को क्लियर करके रखे, हैंड ब्रेक लगा दे उसमें, और जो स्किड होने की जो और चेन या स्किड होने का जो प्रावधान किया गया है कि नहीं, इसकी भी जांच कर ले। सो यहाँ पर ऑप्शन 4 यानी कि ऑल ऑफ दीज सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 66, आफ्टर डीप स्किनिंग बाय द बीसीएम एंड 1 राउंड ऑफ टैंपिंग बाय टैंपर एंड स्टेबलाइजेशन बाय द डीटीएस कैन बी रिज्यूम्ड एट ए स्पीड ऑफ। ध्यान से यहाँ पर देखिए, बीसीएम चलाई जा रही है, एक राउंड टाइम पर चलाया गया है, एक ही राउंड टाइम पर चलाया गया है, और साथ में डीटीएस भी चला दिया गया है। तो वैसे केसेज में यहाँ पर बीसीएम द्वारा गहरी छनाई और टेम्पर द्वारा पहली टैंपिंग और अस्थिरीकरण के बाद यानी कि पहले राउंड के बाद, तो पहले राउंड के बाद जो गति चलाई जा सकती है वह 40 kmph पर चलाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। After deep screening by BCM and 1 round of tamping by the tamper and stabilization by DTS, traffic can be resumed at a speed of। अब देख रहे हैं कि दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसके ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है।
Shear wall. Shear wall is a wall that is primarily designed to resist. तो shear wall एक ऐसा वॉल होता है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि वह लैटरल फोर्सेस को रेजिस्ट करे। 69, लेवल क्रॉसिंग बियॉन्ड द आउटर मोस्ट स्टॉप सिग्नल इज कॉल्ड। बहुत ही फेमस सवाल है। दिस आर कॉल्ड इंजीनियरिंग गेट सिग्नल। जो आउटर मोस्ट स्टॉप सिग्नल के बाहर होते हैं उसे इंजीनियरिंग गेट सिग्नल कहा जाता है। अगर इन LWR ट्रैक ऑन द बीजी, बीजी में किसी LWR ट्रैक पर दिए गए बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इन्हें पहचानना है कि क्या करना है। तो लेवल क्रॉसिंग को कभी भी LWR की ब्रीदिंग लेंथ में नहीं होना चाहिए। तो लेवल क्रॉसिंग शुड नॉट फॉल विद इन द ब्रीदिंग लेंथ ऑफ द LWR। एंड हम 71 नंबर क्वेश्चन की ओर हैं अग्रसर। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द फॉर्म ऑफ नंबर्स टू बी यूज्ड फॉर द ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन शैल बी। नाउ यहाँ पर हिंदी के सवाल प्रारंभ हो जाते हैं, तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं अपने टेक्निकल सवालों को, जो कि 1 से लेकर 70 तक पूछे गए थे, जिनमें कि सिविल इंजीनियरिंग रेलवे और सिविल इंजीनियरिंग जनरल के सवाल समाहित थे। धन्यवाद।